नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केवल जैन और आज मैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ाने वाला हूं। स्टूडेंट्स की हमेशा प्रॉब्लम होती है कि वो केपलर्स लॉ को अच्छे से समझ नहीं पाते। इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैं आज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पर वीडियो बना रहा हूं। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को देखिए एंड तक। जरूर याद रखना कि तुम्हें यहाँ सिर्फ एक ही कारण से भेजा गया है कि तुम इस दुनिया को और भी सुंदर और भी प्यारी जगह बना सको। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, केपलर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। केपलर का जन्म 27 दिसंबर 1571 में जर्मनी में हुआ था। केपलर बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे थे। इनके पिता शराबी थे और इनकी माता इन पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। केपलर ने अपनी ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप से ही पूरी की। उन्हें गणित और विज्ञान में बहुत ज्यादा रुचि थी। इस कारण से वह इन्हीं दो विषयों को ज्यादातर पढ़ते रहते थे। इनकी प्रतिभा को देखते हुए वहां की बेस्ट यूनिवर्सिटी ने उनको टीचर के रूप में भी अपॉइंट किया। वहां पर रहते हुए केपलर ने बहुत सारी रिसर्च की। केपलर ने 3 लॉज दिए थे जिन्हें केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहा जाता है। यह लॉज 100% एक्यूरेसी के साथ आज भी वैसे ही काम करते हैं। सिर्फ केपलर ने यही नहीं बताया कि यह नियम इस तरह से क्यों काम करते हैं, क्योंकि तब तक गुरुत्वाकर्षण की खोज नहीं हुई थी, जो बाद में आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन की खोज करके बता दिया। अगर केपलर के बचपन की बात की जाए तो उन्हें 4 साल की उम्र में ही चेचक की बीमारी हो गई थी, जिसे स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। इस बीमारी से उनके हाथ पैर बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे और इनकी आंखों की दृष्टि भी बहुत कम हो गई थी। फिर भी वे लगातार अपनी मेहनत से अपनी थ्योरी पर काम करते रहे और आखिर में उन्होंने अपने तीनों लॉज को बना दिया। जब केपलर 6 साल के थे तब एक कॉमेट स्पेस से धरती पर गिरा और यह देखकर उनको बहुत फैसिनेटिंग लगा। इससे उनके अंदर एक इंटरेस्ट जगा। बाद में 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने कोपरनिकस के बारे में पढ़ा। कोपरनिकस भी एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने यह थ्योरी दी थी कि हमारे सोलर सिस्टम में सन केंद्र में है और पृथ्वी सहित बाकी सारे ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं। इससे पहले 1500 साल तक यह माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य सहित बाकी सब ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। यह थ्योरी एरिस्टोटल ने दी थी, जिसको अरस्तु भी बोलते हैं। इसे 1500 साल तक ऐसा ही माना गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी को गॉड का वरदान माना जाता था और इस पर कोई भी व्यक्ति सवाल नहीं उठा सकता था। अगर कोई ऐसा करता तो उसे मौत की सजा दी जाती थी। लेकिन कोपरनिकस ने 20 सालों में एक बुक लिख डाली। वह भी रिलीजन में विश्वास करता था, इसलिए उसने बहुत सालों तक यह बुक पब्लिश नहीं की। जब उसकी मृत्यु हुई उससे कुछ वर्ष पहले उसने अपने एक दोस्त को कहकर अपनी बुक को पब्लिश करवा दिया। जब चर्च ने इस बुक को पढ़ा तब इसे फॉरबिडन यानी कि बैन करके अलग से रख दिया गया। लेकिन विज्ञान हमेशा से ही एक ऐसा विषय रहा है जिसे कभी छुपाया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार हम आगे बढ़े और केपलर ने अपने नियम को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए केपलर के तीनों नियमों को एक अलग तरीके से समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आइए जानते हैं केपलर का पहला नियम, जिसे लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा जाता है। केपलर ने अपने पहले नियम में यह बताया कि हमारी अर्थ है वह सन के चारों ओर गोल नहीं बल्कि इलिप्टिकल फॉर्म में यानी कि अंडाकार रूप में घूमती है। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो अर्थ और बाकी सारे प्लेनेट का ऑर्बिट इलिप्स फॉर्म में होता है। इलिप्स का मतलब है अगर सर्कल को दबा दे तो जो शेप बनती है उसे इलिप्स कहते हैं। इलिप्स के 2 फोकस होते हैं जिन्हें फोकाई बोलते हैं। इनमें से किसी एक पर सन होता है। तो केपलर ने अपने फर्स्ट लॉ में यही बताया था कि सभी प्लेनेट के ऑर्बिट सन के अराउंड
इलिप्टिकल फॉर्म में घूमते हैं। क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा इलिप्टिकल ऑर्बिट मार्स का होता है, यानी कि मंगल का होता है। तो अगर एक सिंपल सा स्टेटमेंट देना हो तो इस लॉ का सिंपल सा स्टेटमेंट क्या होगा? द ऑर्बिट ऑफ एवरी प्लेनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द टू फोकाई। तो आइए अब जानते हैं केपलर का सेकेंड लॉ, जिसे लॉ ऑफ एरिया भी कहा जाता है। यह लॉ बताता है कि यदि सन अपने एक फोकाई पर स्थित हो और प्लेनेट उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा हो, तो जब प्लेनेट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है और कुछ टाइम पीरियड के बाद तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट तक पहुंचे, तो उसका एरिया यानी क्षेत्रफल सेम होगा, यानी कि इक्वल होगा, जिसका इमेज आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यानी कि एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2। अगर एरिया 3 भी हो तो एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2 इज इक्वल टू एरिया 3। इसके अलावा केपलर ने एक और चीज नोटिस की थी कि प्लेनेट जब सन के पास जाता है तब उसकी स्पीड तेज हो जाती है, और जब प्लेनेट दूर पहुंच जाता है तब उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। उस समय केपलर यह नहीं समझ पाया था कि ऐसा किस लिए होता है, लेकिन आज हम जानते हैं कि ऐसा ग्रेविटेशन की वजह से होता है, जो कि आइजैक न्यूटन ने केपलर के मरने के बाद बताया था। तो सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आइए जानते हैं केपलर का थर्ड लॉ, जिसे लॉ ऑफ पीरियड भी बोला जाता है। केपलर ने अपना सेकेंड लॉ 1609 में पब्लिश किया था और थर्ड लॉ 1619 में, यानी कि थर्ड लॉ को बनाने में पूरे 10 साल लग गए थे। उसने यह पाया कि जो प्लैनेट सन के पास से रिवॉल्व कर रहे हैं उन्हें रिवॉल्व करने में कम समय लगता है, और जो प्लैनेट सन से दूर हैं उन्हें ज़्यादा समय लग रहा है रिवॉल्व करने में। तो उसने अपनी रिसर्च से पता लगाया कि प्लैनेट जो घूम रहे हैं सन के चारों ओर, उसकी टाइम पीरियड में और इसकी डिस्टेंस में एक रिलेशनशिप है। तो उसने एक फॉर्मूला दिया जो एग्जैक्ट उनकी डिस्टेंस और टाइम से मैच करता था। वो फॉर्मूला है t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d की पावर 3, यानी कि d क्यूब। तो थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। इस फॉर्मूले से आज भी दो बॉडीज के बीच में मोशन को मेजर किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और तीनों लॉ अच्छे से समझ में आ गए हों।